देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनावी चंदे पर चाबुक चला दिया है और इसे फौरन रोकने के आदेश दिए हैं। सभी जजों ने सर्वसम्मति से अपने फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताया। क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, कैसे राजनीतिक दलों को इससे मदद मिलती थी और इस पर आपत्तियां क्या थी, ये सब कुछ जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। बिल्कुल आसान भाषा में आपको सब कुछ समझाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ याचिका पर साल 2023 में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक दोनों पक्षों की दलीलों को सुना था और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और उद्देश्य के विपरीत है। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब तक मिले चंदे की पूरी जानकारी 31 मार्च तक चुनाव आयोग को मुहैया कराए। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश ये भी दिए हैं कि वह 13 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी साझा करे, पब्लिक करे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन माना है और कहा है कि ये जो चीजें हैं बिल्कुल नियमों के खिलाफ हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही ये निर्देश क्यों दिए। दरअसल एसबीआई ही इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करती थी, लेकिन अब कोर्ट ने बैंक को बॉन्ड नहीं जारी करने के निर्देश दिए हैं। अब आपका यह भी समझना जरूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। दरअसल इस बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है। इस योजना को भारत सरकार ने साल 2017 में फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था और संसद में पास होने के बाद ये जो योजना थी 29 जनवरी 2018 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आसान भाषा में अगर इसे हम समझें तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक जरिया था। ये बॉन्ड भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखाओं से खरीदता था और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता था। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता था। ये बॉन्ड 1000 रुपए से लेकर 10,000, 10 लाख और करोड़ों के भी खरीदे जा सकते थे। लेकिन यह चंदा केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को मिलता था जो लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल कर पाए हों। हालांकि योजना के तहत ये चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में सिर्फ 10 दिन के लिए ही खरीद के लिए उपलब्ध होता था। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर जो शर्तें थी, जो अधिसूचना थी, वो 30 दिन तक थी। इसके बाद रिसीवर यानी जिस राजनीतिक दल को ये बॉन्ड दिया जाता था वो इसे कैश में कन्वर्ट करवाती थी, जिसके लिए पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट का यूज किया जाता था और सिर्फ 15 दिनों तक ये बॉन्ड जो होता था वैलिड रहता था। यह सच है कि चुनावी बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया बन चुका था। लगातार आरोप लग रहे थे कि कई शेल कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गुपचुप तरीके के इस चुनावी चंदे को हथियार बना रही थी। यही वजह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सियासत पहले भी गर्म थी और अब फिर सियासी युद्ध शुरू हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी कहना है कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन देने का माध्यम बना लिया था, इसका खुलासा हो गया है। यह सच है कि इन बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज्यादा पैसा सत्ताधारी बीजेपी को मिला, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस को भी बॉन्ड के जरिए सालाना करोड़ों का चंदा मिला। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस विपक्ष में है तो चंदा कम मिला। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी समेत तमाम राज्य स्तर की पार्टियों ने भी इस बॉन्ड के जरिए करोड़ों उठाए। इस मुद्दे पर अपनी राय कि कौन सही है, कौन गलत है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन अपनी जो बेशकीमती राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंचाएं, ताकि हम आपकी जो राय है, आपकी जो आवाज है, उसे ध्यान में रखते हुए आपका ख्याल रखें, आपकी ताकत बने। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही जो नोटिफिकेशन की घंटी आती है, उसे जो बेल है उसे ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं, जो भी हम आपके साथ साझा करने चाहते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, सबसे पहले आप सच्ची और सटीक खबरें देख सकें। नमस्कार।